दिल्ली वक्फ बोर्ड जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार विवादों का घेरा बना हुआ है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर जिस तरह के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और एसीबी, सीबीआई, ईडी ने तमाम मामलों में जांच शुरू की, कई एफआईआर्स भी दर्ज की गई। तमाम मामलों पर इस वक्त बात करने के लिए और क्योंकि मौजूदा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान थे, आज उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें जो निकलकर इस अमानतुल्लाह खान के कार्यकाल में निकलकर सामने आई, बड़े बड़े घोटालों के, जिसमें ईडी, सीबीआई और एसीबी, जैसा कि मैंने कहा, तमाम जो हैं वो जांच कर रही हैं। उसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मसरूर हुसैन साहब हैं और मैं सीधा आप लोगों को रूबरू कराऊँगा। मसरूर साहब, आज वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन हैं पिछले 7 सालों से लगातार रहे, उनका पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे घोटाले देखने को मिले जो आरोप लगते रहे, प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाए। बचाने की लगातार उनको कोशिश की जाती रही। देखिए, सिद्ध होने का टाइम तो अब आया है, क्योंकि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, चाहे रिक्रूटमेंट स्कैम हो या उसके अलावा और भी स्कैम हो। तो एक तो सीबीआई का केस चल रहा है, एक एंटी करप्शन ब्रांच का केस राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। तो सिद्ध होने का टाइम तो अब आया है और इंशाल्लाह सिद्ध भी हो जाएंगे और सज़ा भी मिलेगी। जहाँ तक बात है घोटालों की, इससे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन रहे वक्फ बोर्ड के, ऐसे घोटाले नहीं आए, छोटी मोटी लोग करते रहते थे। लेकिन जिस लेवल पे इन्होंने घोटाले करे और जिस तरह से सीबीआई, ईडी और एसीबी के मामले हुए, इससे पहले किसी चेयरमैन के ऊपर नहीं लगे। तो किसी की इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी कि इनको किसी केस में मुलविस किया गया। हाँ, इन्होंने घपले किए, करप्शन में इन्वॉल्व थे, उसकी कंप्लेंट्स हुई, उसके बाद ही एसीबी, सीबीआई या ईडी ने जो है इनके ऊपर केस दर्ज किए हैं और जो इंशाल्लाह कोर्ट में सिद्ध भी हो जाएंगे। कहानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर्स को भरने से शुरू हुई और उसमें बाद में मेंबर्स वगैरह तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई, जांच शुरू, उसके बाद एक के एक तमाम मामले शुरू हुए और इस लड़ाई में बीच में कहीं ना कहीं यतीम, मिस्कीन, बेवाए और दिल्ली के इमाम पिसे हैं। देखिए, ऐसा है, 2016 में जब ये वक्फ बोर्ड तहलील हुआ था, पहली बार नजीब जग साहब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने इसे सुपरसीड कर दिया था। तो उस टाइम भी एक रिक्रूटमेंट स्कैम ही सामने आया था। उसके अलावा कुछ टेंट वगैरह ख़रीदने में और कुछ फॉगिंग मशीन्स वगैरह ख़रीदने में जो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल करी थी, वो वाला घोटाला आया था। तो सीबीआई के लिए जांच के लिए रिकमेंड किया था, एलजी साहब के यहाँ से रिकमेंड होकर गया था और सीबीआई ने वो केस रजिस्टर्ड किया था। 16 के बाद वक्फ बोर्ड जो है ऐसे ही चलता रहा बिना किसी चेयरमैन के। तो 2018 में जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है वक्फ बोर्ड, उसके बाद इन्होंने एक फ्रेश रिक्रूटमेंट किया, जिसको जो है हम रिक्रूटमेंट स्कैम ही कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा था। कोई वैकेंसीज़ नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशन है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जहाँ से पैसा मिलता है, उससे इनको अप्रूवल लेना था। इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लिया और अपने भर्ती करी, और भर्ती भी ऐसे लोगों को करी जो कि ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से या उसके एतराफ़ से या इनके जानने वाले थे। लेकिन उस रिक्रूटमेंट पर कहा गया कि दिल्ली में 80% वक्फ बोर्ड की जायदाद हैं और मतलब बहुत ज़्यादा जायदादें हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट को लोग तो चाहिए, अमला तो चाहिए काम करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ और बाकी लोग भी देखते होंगे कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने स्टाफ भर्ती किए हैं, उनका काम ही नहीं है। असल में आपको यहाँ पे स्टाफ भर्ती करना था तो वो स्टाफ भर्ती करते जिनको कुछ एक्सपीरियंस था, जिनको इस तरह के कामों करने का तजुर्बा था। आप जो भर्ती हुए, अगर आप उनका बायोडाटा उठा के देखेंगे, उनकी काबिलियत या उनकी अहलियत देखेंगे, तो उन्हें इससे पहले कहीं काम करने का तजुर्बा ही नहीं था। ये वो लोग थे जो इधर उधर घूमते थे, इनकी ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इनको खुश करना था, उनको ही इन्होंने भर्ती किया गया था। जो ये वक्फ बोर्ड के काम करने के लिए ये कोई बून साबित नहीं हुए, बल्कि बेन साबित हुए। वक्फ बोर्ड के ऊपर ये बाहर बन गए, क्योंकि वक्फ बोर्ड को इनको तनख्वाह देनी पड़ रही थी। और वो तनख्वाह कहाँ से देनी पड़ी? वक्फ बोर्ड से जो इमामों को और मौज़िनीन को तनख्वाह मिलती थी या यतीमों और बेवाओं को वजीफ़ा मिलता था, उसको काट के, उसको रोक के इन लोगों को तनख्वाहें दी गई। अब ये किराएदारियों का मामला, अमानत जब से आए, उन्होंने कहा कि लगातार जो है, हमने जब से अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बने हैं तो किराएदारियाँ बढ़ी हैं, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है तो बेवाओं को वजीफ़े नहीं मिल सके, इमामों को तनख्वाहें नहीं मिल सकी, उनको ग्राउंड में फिर क्यों फॉरवर्ड कर दिया गया? देखिए, अमानत खान साहब का इसमें कोई कारनामा नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2014 में आए, जब वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसके बाद लीज रूल्स बने सन 2014 में। 2014 में लीज रूल्स बने, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते करते 16 हो गया। तो जाहिर सी बात है, अमानतुल्लाह साहब का टाइम आ गया। तो अमानतुल्लाह खान साहब ने कुछ नहीं किया, उनको एक पावर दी गई वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स के तहत। इनको उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना था, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करके बल्कि अपने चंद चहीते लोगों को साथ में लेके ऐसी गलत किराएदारियाँ करी, जिससे आने वाले वक्त में आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड को नुकसान ही हुआ है। वक्फ बोर्ड को कोई खातिर खा आमदनी नहीं हुई है। मैं आपको फरवरी 2023 का मैं बताता हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड के अकाउंट्स का कुछ पता है, CEO साहब के एक लेटर के रेफरेंस से, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ फंड, जो वक्फ की आमदनी होती है डोनेशन से या किराएदारी से, उसे वक्फ फंड कहा जाता है।
तो वक्फ फंड में बोले हमारे पास अभी 89 लाख रुपए पड़े हैं, ये फरवरी 23 की बात है। हाँ। 89 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वक्फ बोर्ड की जो हमने लाइबिलिटीज़ खड़ी कर दी हैं, जो हमारी देनदारी हो गई हैं फरवरी 23 में, वो 255 लाख रुपए, यानी कि 2.5 करोड़ के करीब। हाँ। तो 2.5 करोड़ रुपए की आपकी देनदारी है, 89 लाख आपके ऊपर पड़े हुए हैं, तो आपने इतनी देनदारियां खड़ी कर दी, तो आप कहाँ से पैदा करेंगे वो पैसा? पूर्व सेक्शन ऑफिसर का कहना था कि वाकई मेरे एक अधिकारी होते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अमानत साहब के समय में वक्फ फंड बड़ा है, महीने में 50-60 लाख रुपए की आमदनी हो गई थी। भाई वक्फ फंड बढ़ा है, ठीक है, वक्फ फंड बढ़ा दिया, लेकिन आपने अपनी लाइबिलिटीज़ भी तो बढ़ा ली। आपने ये जो 150 के करीब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ खड़े कर दिए, इनकी तनख्वाह भी तो आप उस वक्फ फंड से देंगे। जब वक्फ फंड से देंगे तो आप इमामों और मौज़िनीन की तनख्वाह कहाँ से देंगे? क्योंकि इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। तो आप यतीम बेवाओं को जो है कुछ पैसा देने को राज़ी नहीं है। सारा पैसा जो है आप अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, तो वक्फ जो क्रिएट करने का मकसद था वो तो आपका फौत होता जा रहा है। वक्फ का मकसद असली था यतीम बेवाओं की कफ़ालत करना। आप जो है ऐसे स्टाफ की कफ़ालत कर रहे हैं जो इलीगल भर्ती हुए हैं। वक्फ का पैसा ऐसे स्टाफ को जा रहा है जो इलीगल भर्ती हुए हैं, यानी जो अपने फ़ायदे या करीबियों को, जिन लोगों को यहाँ लगा। हाँ बिल्कुल, आप जब वो कभी लिस्ट उठा के देखें, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका एड्रेस जो है ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी का है, बदरपुर का है, मदनपुर खादर का है, जो कि ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से लगते हुए हैं या इनके रिश्तेदार हैं। इस चीज़ की तो इंशाल्लाह पूरी जांच होनी चाहिए। हमने लिख दिया है डिविजनल कमिश्नर को कि रिक्रूटमेंट स्कैम जो है इसकी CBI ACB तो जांच कर रही है, और इसमें जो ये भर्ती हुए हैं और इनको जो इलीगल भर्ती किया गया है, वो पैसा जो अब तक दिया गया है वो वक्फ का पैसा था, यतीम बेवाओं का पैसा था, मसाजिद का पैसा था, वो अमानत साहब से रिकवर किया जाए। पिछले 7 सालों में जो कुछ किराएदारियाँ बांटी गई हैं उस पर भी आरोप है कि उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा पैसे किसी से लिए गए हैं, किसी से पैसे लिए गए हैं, लेकिन वो तमाम कंप्लेनेंट निकल के डर के मारे अभी तक सामने नहीं। देखिए, जिसने पैसा दे दिया और जो किसी जगह पे बैठ गया, वो बिजनेस कर रहा है या उसने अपनी रिहाइश वहाँ पे कर ली है, तो पैसा देने के बाद तो कोई आदमी सामने इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पैसा दे चुका है और वो पैसा उसने ब्लैक मनी दी है, अंडर द टेबल दिया है, तो वो उसे एक तो प्रूव नहीं कर पाएगा, दूसरा वो अगर वो प्रूव भी कर देगा तो उसको वो जगह खाली करनी पड़ जाएगी। इसलिए कोई किराएदार जो वहाँ बैठा हुआ है जिसने पैसा दिया है वो सामने नहीं आ रहा है। ये तो एक जांच का विषय है, इसको तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे ACB हो या CBI हो, वही जांच करके इसको निकाल सकती है कि इसमें कितनी घपलेबाजी हुई है। वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स में जो एक तरीका है बिड का, जो है ओपन बिड का तरीका है, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उसमें कंडीशन है कि लीडिंग पब्लिक न्यूज़पेपर जो लैंग्वेज चाहे उर्दू इंग्लिश हिंदी का हो उसमें पब्लिश होगा, साथ में एक वर्नेकुलर अखबार में होगा। तो ये जो ये करते हैं छोटे मोटे अखबारों में पब्लिश करा देते हैं। मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे अखबार होते हैं जिनकी सर्कुलेशन बहुत कम होती है, उनमें आप लीडिंग न्यूज़पेपर की कैटेगरी में नहीं देते और वो अखबार मार्केट में भी नहीं आते हैं, आम पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता है। दूसरा एक बड़ा मामला सेक्शन ऑफिसर का 3 बार सस्पेंड किया गया और अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बार बार किसी न किसी रेजोल्यूशन से उनको बचाते हुए नजर आए। देखिए, अमानत साहब ने जब उनको बचाया है या उसको सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने का उन्होंने जैसे ऑर्डर किया है वो इलीगल है। और अब की बार जो तीसरा डिविजनल कमिश्नर साहब के इंटरवेंशन से अब जो तीसरी बार उनको सस्पेंशन को रिस्टोर किया गया है, उसमें साफ कहा गया है कि चेयरमैन साहब को इस चीज़ का बिल्कुल इख्तियार नहीं था कि वो बिना बोर्ड मीटिंग के इंडिविजुअली अपने तौर पर किसी सस्पेंशन को रिवोक कर सकें। अगर रिवोक करना है, CEO के ऑर्डर को अगर कोई रिवोक कर सकता है तो वो बोर्ड कर सकता है और बोर्ड की मीटिंग में होता। तो बोर्ड की मीटिंग तो हुई नहीं। अमानत को जो बचा रहे हैं महफूज को, उसका एक मकसद है। अमानत इनके फ्रंट बन रहे हैं महफूज। जो भी एक्टिविटीज़ बोर्ड में हुई है सन 16 से लेके अब तक, उसमें महफूज ही इसमें सरगना रहे हैं और महफूज ने ही सारे काम कराए हैं। इंशाल्लाह इनकी भी जब इंक्वायरी होगी तो हर चीज़ सामने आएगी। निशाब खान पर किस तरह की इंक्वायरी जो है वो अभी हाल ही में ED ने उनको बुलाया था, समन किया था? ED में समन किया गया था, कुछ किराएदारियाँ की गई थी जो अगेंस्ट द रूल्स की गई थी, जो प्रॉपर्टी लीज रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था, तो उसके लिए उनको बुलाया गया था। और उसके अलावा उनके पास और भी इनपुट्स हैं ACB के पास और ED के पास, जिसमें इंक्वायरी चल रही है। मैं जैसे बताया कि जितनी किराएदारियाँ हुई हैं साफ शफाफ तरीके से नहीं हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं अंडर द टेबल पैसे का लेन देन हुआ है जिससे वक्फ को नुकसान हुआ। अब आज ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है, आज ये वाला बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, इसका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि इस बोर्ड में जो कुछ घपले घोटाले हुई हैं, क्योंकि चाहे सरकारें हों या फिर कोई बोर्ड हो, कोई कमेटी हो, उसके घोटाले उसके जाने के बाद ही सामने आते हैं? हम तो LG साहब जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उनसे कहेंगे फ़िलहाल तो एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए जो इस बोर्ड को चलाए। और उसके बाद जब भी इलेक्शन हो, बोर्ड में ऐसे मेंबर को चुन कर आए जो बिल्कुल ईमानदार हों, दयानतदार हों, जो वक्फ के इदारे को बचा सकें।
इमामों की तनख्वाह और बेवाओं का वजीफ़ा मैं वापस आ रहा हूँ। 17 महीनों से इमाम फंसे हुए हैं। एक इमाम इंडिविजुअली तौर पर हाई कोर्ट का रुख किए हैं, आरिफ कासमी। देखिए, इमामों का वजीफ़ा का जो तनख्वाह का मामला है, साहब वजीफ़ा का है, तो जो परमानेंट इमाम थे मसाजिद के पहले, उनको नहीं कह रहा हूँ। जो 2019 में इलेक्शन से पहले केजरीवाल साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम इन्हें नजराना देंगे, वो तो प्राइवेट इमाम थे जो प्राइवेट मस्जिद में अपनी इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो तो एक अलग मौजू है। उसका पैसा तो वक्फ फ़ंड से दिया जाता था। और ये जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, इनका पैसा भी वक्फ फ़ंड से ही दिया जाता था। वक्फ का दो होते हैं फ़ंड्स वक्फ के पास। एक तो वक्फ फ़ंड है जो कि किराएदारी और जो पगड़ी वगैरह का पैसा आता है, वो वक्फ की आमदनी है। दूसरा ग्रांटिंग एड होती है जो दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देती है। अब ग्रांटिंग एड पैसा जो दिया जाता है, उसमें एक पैटर्न ऑफ असिस्टेंस उन्होंने लिख रखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि पैसा कहाँ से आएगा और किस मद में खर्च होगा। उसके लिए भी वक्फ बोर्ड को उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उसमें एक चीज़ है कि वक्फ के जो ऑफिस है वक्फ बोर्ड का, उसका मेंटेनेंस होगा। वक्फ बोर्ड का जो परमानेंट स्टाफ है, उसकी तनख्वाहें दी जाएंगी। मसाजिद और दरगाह जो हैं, उनकी मरम्मत वगैरह में जो पैसा लगेगा वो है। और चैरिटी के काम में, मतलब यतीम और बेवाओं के वजीफ़े में पैसा दिया जा सकता है। फिर आखिर इमामों की तनख्वाह क्यों डाली गई ग्रांट में? इमामों की तनख्वाहें हमेशा जो है वो वक्फ फ़ंड से दी जाती थी। हाँ। लेकिन जब ये कैजुअल एम्प्लॉई और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ रखे गए, तो सवाल ये उठा कि हमने 160-170 की जो फ़ौज खड़ी कर दी है, जो हमने इलीगल भर्ती करी है, इसका पैसा हम ग्रांटिंग एड से तो दे नहीं सकते। पैसा हमको इनको देना है, तो वो पैसा इन्होंने वक्फ फंड से देना शुरू कर दिया और इमामों की तनख्वाहों को ग्रांटिंग एड में डाल दिया। इमामों की तनख्वाहों का पैसा और बेवाओं का पैसा वो ग्रांटिंग एड में भेज दिया गया। नहीं, वो वक्फ फंड का पैसा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को दे दिया गया। और जो इमामों की तनख्वाह मिलनी थी, वो इन्होंने कुछ महीने ग्रांटिंग एड से दे दी। जब ग्रांटिंग एड से दे दी, तो वहाँ ऑब्जेक्शन आ गई फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि ग्रांटिंग एड का पैसा आपने इमाम और मुअज्जिन को क्यों दे दिया। उन्होंने तब से ग्रांटिंग एड भी रोक दी। तो इस तरह इमामों की तनख्वाह रुक गई, क्योंकि वक्फ फंड का पैसा तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह पे। और जो ये पैसा बांट रहे थे लोगों को, किसी को 5 लाख दे दिए, किसी को 10 लाख दे दिए अपने जानने वाले को, बिना बोर्ड की मंजूरी के जो इन्होंने बाहर पैसा बांटा है, तो वो इस तरह के से वक्फ फंड वहाँ यूटिलाइज़ हो गया। इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ग्रांटिंग एड से पैसा दिया नहीं जा सकता। अब अगला बोर्ड कब तक बन जाएगा, कुछ इसका अंदेशा तमाम मसाइल के हल के लिए? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम भी हैं, चाहे इमामों की तनख्वाह हो, वजीफ़े हों बुज़ुर्ग विधवाओं के, तो ये और कई ऐसी चीज़ें भी हैं, उनको कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? देखिए, वक्फ बोर्ड बनने को तो बन सकता है, 2 महीने के अंदर भी बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिनका इलेक्शन होता है। एक तो एमपी कोटे की सीट होती है। एमपी कोटे में परवेज़ हाशमी अकेले एमपी हैं, तो इसलिए वो सिंगल सीट होती है, तो परवेज़ हाशमी तो रिनॉमिनेट हो सकते हैं। एमएलए कैटेगरी के जो 5 एमएलए हैं, उनका इलेक्शन होगा। ऐसे मुतवल्ली कैटेगरी की जो है वो इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होगा तो उसमें टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीने लग सकते हैं वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट होने में। और उसकी पावर अब सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को है? हाँ, अभी एलजी साहब करेंगे उसको। तो फिलहाल आप सीधे तौर पर मसरूर हसन सिद्दीकी को सुन रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और इनका कहना है अगला वक्फ बोर्ड जो है वो जो बनाया जाना है, उसका अंदेशा है कि अगले 1-2 महीने में उसको भी बनाया जा सकता है। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।